हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। फ्रेंड्स, यूपीएसआई के क्लास में हम लोगों का मेन मकसद है कि एग्ज़ाम में आने वाले अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारी पहली शर्त ये होगी कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ताकि वहाँ से हमें एक आइडिया लग सके कि किस तरीके से हमारे यूपीएसआई में पॉलिटी को लेकर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभी प्रस्तावना के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम प्रस्तावना के क्वेश्चन को जैसे ही पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई के क्वेश्चन को पढ़े हैं, आए हुए एग्जाम में हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे हमारा एक आइडिया लग जाएगा कि पॉलिटी के हर टॉपिक में किस प्रकार से हमें अपनी पकड़ बनानी है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रस्तावना को आज की क्लास में और कल के लेक्चर में पूरी प्रस्तावना को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँ, और उसके बाद क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते। तो आइए, प्रस्तावना आप लोगों ने पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चों ने प्रस्तावना को पढ़ा है, बड़ी आसानी के साथ सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन हम लोगों का फ्रेंड्स है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। हमने आपको चारों स्टेटमेंट बताए थे फ्रेंड्स कि किसने परिचय पत्र कहा था, किसने जन्म कुंडली कहा था, किसने पवित्र दस्तावेज कहा था, किसने संविधान की आत्मा कहा था, किसने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था। शायद रिमाइंड कर गया होगा सारे स्टेटमेंट आपके माइंड में। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो परिचय पत्र किसने कहा था फ्रेंड्स? N.A. पालिकीवाला ने। किसने कहा था फ्रेंड्स? N.A. पालिकीवाला ने। इसलिए मेरा पहला आंसर होगा N.A. पालिकीवाला। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्दों को जोड़ा गया है? 42वें 3 शब्दों को जोड़ा गया है। आपको जैसा कि पता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें आप खुद देखिए कि समाजवाद गणतंत्रात्मक, ये कट गया। समाजवाद संबद्ध गणराज, ये भी कट गया। यहाँ भी गणराज है, ये भी कट गया। क्योंकि गणराज्य नहीं जोड़ा गया, आपने हर जगह काट दिया। इसका मतलब ये 3 शब्द हमारे बचे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनी प्रस्तावना में जोड़ा था। एकदम क्लियर हो रहा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है आपको। देखिए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चनों में गलतियां होती हैं, लेकिन यूपीएसआई के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं फ्रेंड्स। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए आप कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि प्रस्तावना किसकी उपज का परिणाम है, किसका परिणाम है? उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम था। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं, या ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी किए तो गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि जल्दबाजी जैसे ही करेंगे आप तुरंत इसको क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना को उद्देशिका हाँ कहा जाता। दोनों कथन सही, और आप आंसर लगा देंगे 3। तो ऐसी जल्दबाजी से बचना है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अच्छी तैयारी है, बावजूद इसके 2-4 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में गलत करके आते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा है उसे आसानी से सही कर सकता है। उसके पीछे की वजह क्या होती है? उसके पीछे की वजह यही थोड़ा सा जल्दबाजी होती है। आपने जो इसके पहले की 6 महीने मेहनत की है, उस 6 महीने की मेहनत को आप सही अंजाम तक उसको पहुंचा सकें, उसके लिए जो आपको एग्जाम में 2 घंटे मिलते हैं फ्रेंड्स, उस समय आपको फुल्ली कंसंट्रेट रहना है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुल्ली पढ़ना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे क्वेश्चन को पढ़ने की वजह से कोई गलती हो जाएगी, तो ये शायद बहुत बड़ी कमी होगी आपकी। इस कमियों से बचना है। और ये गलतियाँ, ये कोई नई बात नहीं है कि न्यू स्टूडेंट से या न्यू कमर से होती है, बहुत मैच्योर स्टूडेंट से भी ये कमियाँ होती हैं। जिसको आप लोग थोड़ा सा इंप्रूव करने का प्रयास करें, ये कमियां आपसे ना हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से पढ़िए, बहुत केयरफुल्ली पढ़िए। तो प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता, ये कथन गलत है, क्योंकि इसे उद्देशिका कहा जाता है। और यह क्वेश्चन यहाँ है कि उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं, यहाँ पर भी फोकस किया करिए। कभी कभी क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़े, ये वाला गलत था, ये वाला सही था, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कौन सा कथन असत्य है, तो आपको आंसर देना होता केवल 2।
लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, कौन सा सत्य है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। केवल मैं आपको पॉलिटी को पढ़ाना ही नहीं सिखाना चाहता हूँ, बल्कि एग्जाम में होने वाली उन सारी समस्याओं से भी आपको बाहर निकालना चाहता हूँ जो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे गलतियाँ होती हैं, आपसे नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट से गलतियाँ होती हैं, उससे बचने का प्रयास करिए। और बचने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखर के सामने आएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसीलिए हम लोगों ने मेहनत की थी प्रस्तावना को पढ़ने में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति? नहीं, ये नहीं हो सकता। केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति? नहीं। अरे याद करिए परिभाषा मैंने क्या बताया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य हुआ कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक प्लस बाह्य दोनों फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। और यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ पूछा जा रहा है। इसका मतलब आंतरिक व बाह्य मामलों के सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, यदि किसी देश के पास है तो ऐसा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश या सोवरेन कंट्री कहलाएगा। एकदम क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो मौका मिला है फ्रेंड्स, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। वैकेंसी अभी एग्जाम अभी हो, 2 महीने बाद हो, जून में हो, जब भी हो, लेकिन इस वैकेंसी को क्लियर होना है तो आप अपनी मेहनत को वैकेंसी की एग्जाम की डेट आने तक का इंतजार मत करिए। आप अपनी तैयारी को झोंक दीजिए कि 1 साल जितनी भी मेहनत करनी होगी हम मेहनत करेंगे, लेकिन हम अपने 60 साल तक की जिंदगी को संवारेंगे। और 60 साल तक की जिंदगी संवर जाती है अगर 1 साल की मेहनत में, तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें एक बार भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि 1 साल हम मेहनत करें या ना करें। आपको सब चीज़ें सैक्रिफाइस कर देनी चाहिए। अपनी हर खुशियाँ, अपने हर हॉबी 1 साल के लिए आप सैक्रिफाइस कर दीजिए। बाकी आगे वाली आपकी 60 साल तक की ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी, लेकिन उसके लिए 1 साल तो आपको तपना पड़ेगा फ्रेंड्स। इतनी आसानी से अगर नौकरियाँ मिलती तो हर व्यक्ति नौकरी 2 महीने में हासिल करके आगे निकल जाता। लेकिन आपको पता है कि पूरे भारत में केवल 4% से कम लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरियाँ हैं, जिससे कि इतनी सुरक्षा कोविड-19 जैसे दौर में ये आपने फील किया होगा कि आज कोई सुरक्षित है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले सुरक्षित हैं। कोई सेफ है तो गवर्नमेंट जॉब वाले सेफ हैं। उसी की तलाश में आप भी हैं फ्रेंड्स। तो जब इतनी बड़ी आपको सिक्योरिटी मिलती है इस एक जॉब से, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। 1 साल का तो संघर्ष रहेगा ही। तो आप 5-6 महीने अगर सही से पढ़ाई करिए, 12 से 15 घंटे मेहनत कर दीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर के साथ एक सही रणनीति बना करके आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट उसका नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बताया था फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। जबकि रूस से क्या लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? पूरी प्रस्तावना की परिकल्पना को ही अमेरिका से लिया गया है। और जर्मनी से प्रस्तावना से संबंधित कोई चीज़ नहीं, यहाँ आपात उपबंध के संबंध में कुछ चीज़ें ली गई हैं जो हम लोग संविधान के स्रोत में आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनी माना गया। बताइए, आराम से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे जाकर यूपीएसआई का सेट नंबर 2 देखिए आप, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में प्रस्तावना को पढ़ाया है। उसे आप पढ़ के इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकते। प्रश्न पूछा गया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनी माना गया। बिल्कुल माना गया था, आपको मैंने समझाया था। इसलिए मेरा पहला कथन क्या है? सही है। और दूसरा कथन क्या है? बेरूबारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनी नहीं माना गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहां फोकस करिए, ये आपका प्रश्न है। तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। जहां पे 1 और 2 होगा वही मेरा आंसर, इसलिए मेरा आंसर नंबर 3। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि 1960 के बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, इसलिए इसे क्या कहा गया? ये संशोधनी नहीं है, अमेंडेबल नहीं है। लेकिन उसी के 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। और उसके बाद इसमें संशोधन किया गया। और कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। और उसके तहत कितने शब्दों को जोड़ा गया था? 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यही से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल जुबान पे सारी चीज़ें आपके हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है या कथन किसका है? सारे कथन को क्यों एक ही जगह मैंने यूटिलाइज करने का प्रयास किया था? क्योंकि कथन से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो तुरंत आपको खुश हो जाना कि अब हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास काश लगाने का वक्त मैंने दिया ही नहीं है। सारे स्टेटमेंट को तो मैंने आपको सिखाया है। और यहाँ पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन किसका है? तो इसको सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। और ये कौन थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे संसदीय समितियां तो वहां बताया जाएगा ये प्रारूप समिति के क्या थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। फ्रेंड्स क्लियर हुआ? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन। तो प्रस्तावना से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा कि एक ही संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, और पूरी प्रस्तावना में कोई संशोधन हुआ ही नहीं है। मैंने आपको यहां तक ये भी बताया था कि हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार अमेंडमेंट किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है। कौन सा? 42वां। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किए हैं? तो न्याय का नाम सुनते ही तुरंत आप कहां पहुंच गए होंगे? रूस। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे शब्द। अमेरिका से क्या लिया गया है? पूरा का पूरा प्रस्तावना की परिकल्पना को ही वहां से लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। यह कथन किसका था? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन हमारे संविधान में है। हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कोई भी राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। समाज में सभी के कल्याण की बात न की जाए, समाज में सभी के साथ भेदभाव को दूर किया जाए, समाज में कि संसाधनों का उचित वितरण किया जाए। जब तक ये नहीं होगा उसके मूल में, तब तक कोई भी आर्थिक जितना भी राजनीतिक लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो सकता है। ये कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि संविधान को बनाने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, बल्कि संविधान को बनाया किसने है? संविधान सभा ने बनाया है। संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि संविधान को किसने बनाया, और ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा हो, तो आपका जवाब होगा संविधान सभा, क्योंकि उस संविधान को बनाने का काम संविधान सभा ने किया है, न कि भीमराव अंबेडकर ने। इन्हें संविधान निर्माता माना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? कौन से समाजवाद को हमने अपनाया है? मार्क्सवाद का समाजवाद, या फेबियन समाजवाद, या सर्वहारा वर्ग का समाजवाद, या साम्यवाद को अपनाया है? तो आपको मैंने बताया है फ्रेंड्स, हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, जो कार्ल मार्क्स और गांधीवादी विचार, जो जवाहरलाल नेहरू और गांधीवादी विचारधारा की तरफ झुका हुआ है, न कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा की ओर। क्योंकि कार्ल मार्क्स का समाजवाद शोषक और शोषण के विरुद्ध हिंसा के द्वारा सत्ता अपने अधिकारों को प्राप्त करने की बात करता है, सत्ता की समाप्त करने की बात करता है, राज्य जैसे निकायों को समाप्त करने की बात करता है। लेकिन जो भारत का समाजवाद है ऐसा समाजवाद नहीं है। इसलिए भारत के समाजवाद को लोकतंत्रात्मक समाजवाद कहा जाता है, और लोकतंत्रात्मक समाजवाद नेहरू और गांधीवादी विचारधारा के नज़दीक है। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस समाजवाद के एक स्वरूप को अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स खासकर आप लोग लेक्चर पे फोकस किया करिए, जो कॉन्सेप्ट की बातें हैं उसको फोकस किया करिए। कदापि आपको प्रश्नों को रटना नहीं है, क्योंकि अगर रट के जाएंगे तो हूबहू प्रश्न आपके नहीं मिलेंगे। लेकिन हम समझ के जाएंगे तो प्रश्न कैसे भी पूछा जाएगा हम इसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो हमें आपको संविधान को सिखाना है, पॉलिटी को इस प्रकार से पढ़ाना है कि ताकि उसके एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। हमें इसे रटाना नहीं है, और न ही आपको किसी भी विषय वस्तु को रटना है, बल्कि विषय वस्तु को समझ के पढ़ने का प्रयास करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप, दोनों में से कोई नहीं। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता की शक्ति का उपयोग सीधे किया जाता है। लेकिन भारत में जनता के द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उनका नेतृत्व करता कोई और व्यक्ति होता है। ऐसे लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है अपनाया गया है? स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, भारत में अप्रत्यक्ष
प्रचलित है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए कहलाया जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, सारे वनडे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे 2-3 तारीखें कंफ्यूज होती हैं। कंफ्यूज तब आप होंगे, थोड़ा सा यहाँ तो ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है, आप कंफ्यूज तब होते जब यहाँ 9 दिसंबर दे देता, यहाँ 10 दिसंबर दे देता, यहाँ 22 जनवरी देता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिस दिन सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और 11 दिसंबर को 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, और उसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और प्रश्न पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को संविधान सभा ने कब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्र गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर कंट्री। सेकुलर की बात आएगी तुरंत कट जाएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया? 1976। जहां जहां धर्मनिरपेक्ष वहां काटिए आप, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या है? लोकतंत्र गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, यहां पर है। ये दोनों आपके कट चुके हैं। यहां पर क्या है? धर्मनिरपेक्ष, ये भी आपका कट चुका है। कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो था, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। ये क्वेश्चन आप कब टैकल कर पाएंगे? जब आपको प्रस्तावना याद होगी, आपको प्रियम्बल आपको याद होगा, तब इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील करता हूं, प्रियम्बल को याद करिए, प्रियम्बल के एक एक दिए गए वर्ड्स को समझिए, तब आप अपने अपने संविधान को समझ पाएंगे। तब आप जब खुद किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको खुद पता हो जाएगा इसके अंतर्गत क्या कहा गया होगा, कि हमने अपनी प्रस्तावना में संविधान सभाओं के लोगों की मंशाओं को समझ लिया है, वह भारत को कैसा संविधान देना चाहते थे, उन सारी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। इसलिए आगे का पूरा संविधान ही पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित यूपी पीसीएस में 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुता, संप्रभुता, समानता और अखंडता। अब आप ध्यान दीजिए, कितने कॉन्सेप्ट लेवल पर प्रश्न पूछा गया है। अगर बच्चे को यह पता है कि हमारी प्रस्तावना में अमेंडमेंट कब हुआ है, संशोधन कब हुआ है, तो तुरंत टैकल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 76 में हमारा 42 अमेंडमेंट किया गया है। 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, सोशलिस्ट, पथनिरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता। इन 3 शब्दों को इसमें जोड़े गए थे। अब इसका मतलब ये 3 शब्द 1976 के पहले हमारे संविधान में नहीं थे। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? नहीं पे आपको फोकस करना है। तो अब देखिए, उन तीनों शब्दों में से कोई शब्द आपको दिख रहा है? अखंडता। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इसका हो जाएगा अखंडता शब्द 1975 में सम्मिलित नहीं था। और बहुत सारा, अगर आपको प्रियम्बल नहीं याद है तो आप कैसे बताएं कि 1975 में हमारे प्रियम्बल में क्या नहीं था? लेकिन इसे बताना बहुत ही आसान है। कुल मिलाकर इसी कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए प्रश्न पूछा ही गया है कि क्या आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा 3 शब्द जोड़े गए थे? ये पता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान की प्रस्तावना ही क्या करती है? हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की उद्देश्य की बात है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई है, और मूल अधिकार जो है हमारे नैतिक और भौतिक
जो विकास हैं उनको करने में सहायक हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत को संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट है? ऐसे ही आप तो छोटे एग्जाम है फ्रेंड्स, यूपीएससी के एग्जाम में यही समस्याएं हिंदी मीडियम के बच्चे झेल रहे हैं। हो क्या रहा है, सारे पेपर मोस्टली इंग्लिश में बनते हैं, मोस्टली प्रायः, और इंग्लिश में बनने के पश्चात जो उसका ट्रांसलेशन किया था गूगल ट्रांसलेशन किया जाता है, और गूगल ट्रांसलेशन हमेशा अलग अलग होता है और ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप नहीं समझ पाए सन्निविष्ट का मतलब क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी उद्देशिका में किस किस की बात की गई है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपको पता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हमारे में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीव, धर्म, रिलीजन, उपासना, वर्शिप। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है और न कि आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लाइबर्टी की बात हमारे प्रस्तावना में नहीं की गई है। एकदम क्लियर हो रहा है, इसलिए आंसर होगा आंसर नंबर 2। और फिर यहाँ ध्यान देना था नहीं पे, नहीं तो गलती हमसे हो जाती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रस्तावना में उल्लिखित एक क्वेश्चन साइज छूट गया फ्रेंड्स, एक सेकंड जरा आप थोड़ा सा रुकिएगा। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद का सिद्धांत है। ये किसका है? सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, ये किसका सिद्धांत है? सार्वभौमिकतावाद का सिद्धांत है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय बिल्कुल है, आर्थिक न्याय बिल्कुल है, राजनीतिक न्याय बिल्कुल है, और ये तीनों क्या हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इन तीनों जस्टिस की बात की गई है। और ये तीनों जस्टिस लिए कहाँ से गए हैं? रूस से 1917 से लिए गए हैं। जबकि धार्मिक न्याय जो आपका रिलीजियस जस्टिस है, इसकी बात हमारी प्रस्तावना में नहीं की गई है। इसलिए मेरा आंसर होगा आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है और संविधान की उपचारों का अधिकार जो है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में इसे क्या माना गया था? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के लोगों ने जब पूछा कि आपकी नज़र में पूरे 395 अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 332 है। जब उनसे पूछा गया क्यों, शायद अभी इस बात को आप लोग कम समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के मध्य 31 के तक 30 तक जितने भी मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, उन मूल अधिकारियों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इन सारे बातों पर जो अधिकार बताए गए हैं, जो आर्टिकल उसको टैकल करता है वह कौन सा है? आर्टिकल 32 है। इसीलिए किसे क्या कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया था। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न आए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, लेकिन उद्देशिका को पूरे संविधान के अंतर्गत उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? देखते ही आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। केशवानंद बनाम भारतीय विवाद में, केरल राज्य 1973 के मामले में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? मैंने बताया था कि पीसीएस 2018 में ये प्रश्न आया था
3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की अखंडता की बात की गई है। और यहाँ न्याय जस्टिस की बात हो गई है। ओनली वन टाइम आर जस्टिस इन माई प्रियम्बल। हमारी प्रस्तावना में केवल 1 प्रकार के न्याय की 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और 3 प्रकार के न्याय कौन हैं? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? तो आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। ये भी प्रारूप समिति के आपके सदस्य हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो भाव व्यक्त करता है वो क्या है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कंट्री कहा जाता है। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता को कौन व्यक्त करता है? कि भारत में राज्य का कोई एक धर्म नहीं है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुति की उद्देशिका संविधान का भाग है? कंफ्यूज होना ही नहीं है। पूरी प्रस्तावना को लेकर केवल 2 वाद हैं, 2 केसेस हैं, बस आपको ध्यान रखना है। बेरूबारी केस एंड केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, यही 2 केस से आपको याद रखने हैं। और इसके अंतर्गत पूरे है, जब भाग है तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी ये बात कही गई है। तो यहाँ अगर वो ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य नहीं दिया गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बस हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी भी हमारी प्रस्तावना में कम से कम 25 प्रश्न और हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। कल के एपिसोड में हम उन 25 प्रश्नों को भी करेंगे। ऐसे ही 25 से 30 सब्जेक्ट हमारे यहाँ, और एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर लिया, सब्जेक्ट की बात नहीं, सॉरी, 25 से 30 टॉपिक हैं, सब आपके सेगमेंट हैं। और उस 25 से 30 सेगमेंट में मैंने आज पहला सेगमेंट कंप्लीट कर लिया, प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो इसका मतलब 1 महीने के बाद हमारी स्थिति यही होगी, कहीं से प्रश्न पूछे जाएं, चाहे फैक्चुअल पे रूप में, चाहे कॉन्सेप्चुअल रूप में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अपने एडमिशन के लिए आप लोग ऐप पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, ताकि सारी क्लासेस को ऐसे ही आपको पढ़ाई जा रही हैं। आपने मैथ्स की भी क्लास देख रहे हैं, रीजनिंग की भी देख रहे हैं, हिंदी की क्लास की भी आपकी शुरुआत हो चुकी है। तो 1 तारीख से बैचेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इस पर जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।